नमस्कार सभी अपने न्यूज चैनल को देखने वाले दर्शकों को मेरी हनुमान पुनिया की तरफ से आपको स्वागत है हमारे इस चैनल में। और इस चैनल के अंदर आज जैसा कि आपको पहले से सूचना है, पहले से मैसेज है कि किस तरह से जो कोरोना संक्रमण है उसके क्या लक्षण है और उससे कैसे हम बच सकते हैं, क्या क्या उसमें बचने के तरीके हैं, तो ये तमाम चर्चाएं हम करेंगे। और इससे पहले कि हमारे आज इस स्टूडियो के अंदर जो विशेषज्ञ चिकित्सक जो है हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनके संबंध में मैं आपको बताऊं, उससे पहले आप ये जो देख रहे हैं जो लाइव डिबेट आगामी जो आधा घंटा तक आप देखेंगे, तो उसके संबंध में आप इसको शेयर जरूर कर दें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो ये डॉक्टर आपको जो जानकारी हमें देंगे कोरोना के संबंध में, जो इससे बचने के लिए हमें जो तरीका जो बताएंगे, ताकि वो सबसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचे ताकि लोग इससे बच सके। और इसका जो उपचार का तरीका भी बताएंगे, सारी पूरी तमाम जानकारियां हमारे साथ साझा करेंगे। तो सबसे पहले हम हमारे जो अभी जो नए दर्शक जुड़ रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि ये लाइव डिबेट है, आधा घंटा तक चलेगी और इस दौरान हम आपको जो चिकित्सा विशेषज्ञ हैं उनकी तरफ से जो किस तरह से कोरोना के संक्रमण की रोकथाम के लिए क्या क्या उपाय हैं, क्या क्या लक्षण है, ये तमाम जानकारियां होंगी। लेकिन उससे पहले हमारे जितने भी अभी अतिथि हमारे इस स्टूडियो के साथ साझा हो रहे हैं, लाइव आ रहे हैं, उनका मैं आपको उनके बारे में आपको रेफरेंस उनका मैं दे देता हूँ। तो सबसे पहले डॉक्टर डीसी भांबू जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। मैं बता दूं हमारे दर्शकों को कि डॉक्टर डीसी भांबू आयुष डिपार्टमेंट के अंदर चिकित्सक डॉक्टर हैं और विशेष तौर पर सिरसा जिला की जो इनकी यूनियन है उनके प्रेसिडेंट भी डॉक्टर डीसी भांबू हैं। और दूसरे हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर एसपी शर्मा। शर्मा जी, आपका भी स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दर्शकों को बता दूं कि शर्मा जी आईएमए सिरसा के प्रधान है, जिला प्रधान है और इनका खुद का हॉस्पिटल है शर्मा नर्सिंग होम के नाम से, सिरसा के अंदर सर्कुलर रोड पे। और तीसरे हमारे जो विशेषज्ञ हैं डॉक्टर एमएम तलवार हैं। डॉक्टर साहब, आपका भी हमारे चैनल में स्वागत है। और मैं बता दूं हमारे दर्शकों को कि डॉक्टर एमएम तलवार हैं, तलवार हॉस्पिटल सिरसा के संचालक हैं और इनका भी हम हमारे चैनल में धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने हमारे एक संदेश पे, मैसेज पे इन्होंने हमारे दर्शकों के साथ अपनी राय साझा करने के लिए इसमें लाइव डिबेट के अंदर ये शामिल हो रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आगे पूरी चर्चा शुरू करें उससे पहले हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आप क्या कोरोना के संक्रमण के संबंध में किसी भी तरह का कोई भी सवाल है तो वो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका जवाब हमारे जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं वो अपने अपने सत्र पर देंगे। तो ये आप जरूर कंटिन्यू करते रहें, कमेंट जरूर करें। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर डीसी भांबू से मेरा अनुरोध है कि सर आप बताइएगा कि कोरोना के संक्रमण के जो लक्षण है, जिस तरह से अलग अलग जो इसमें रिपोर्टें आ रही है, अलग अलग जो अपडेट आ रही है, उस हिसाब से जो लक्षण है उसमें भी बदलाव आ रहा है, तो इसके संबंध में क्या क्या नए ऐसे लक्षण है जो आप संक्षिप्त में हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। पूनिया जी, इसके जो मुख्य लक्षण है वो है बुखार, हल्की बुखार, सूखी खांसी और टायर्डनेस, आप जिसको बोल सकते हैं। और इसके अंदर सांस लेने में दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा लक्षण जो है आगे से आगे जुड़ते जा रहे हैं, क्योंकि ये कोरोना वायरस की जो डिजीज है ये नई है, अभी इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है वैज्ञानिकों को भी। तो अभी जो लक्षण सामने आ रहे हैं, ये जो लक्षण मैंने बताए ये तो मुख्य है ही। इसके अलावा जो सीडीसी जो हेल्थ बॉडी है, यूएसए की टॉप हेल्थ बॉडी, उसने जिन लक्षणों को इसके अंदर और शामिल किया है उनमें दर्द, सर्दी का लगना और सर्दी के साथ कंपकंपी और गले में खराश। और एक लक्षण और उन्होंने बताया है कि अगर आपकी सूंघने की और स्वाद लेने की शक्ति अचानक से चली जाए
तो ये भी एक कोरोना वायरस का लक्षण हो सकता है। तो ये कॉमन लक्षण है। और इसके अलावा जो जो समय बीत रहा है और भी लक्षण सामने आएंगे। तो इसलिए जो दर्शक है उनको मैं कहना चाहूंगा कि कोई भी ऐसा लक्षण आपके अंदर हो जिससे आपको दिक्कत हो रही है, तो उसको आप हल्के में ना लें। तुरंत किसी अच्छे जो योगा डॉक्टर को दिखा करके उन लक्षणों का इवेल्युएशन करवा लें। तो ये कॉमन लक्षण है। वैसे आजकल जो नेट के ऊपर सभी तरह की जानकारी है, लोगों को पता भी है इन सब के बारे में। हाँ जी, बताया है लक्षण के बारे में। शर्मा जी, आपसे सवाल यही है कि ये जो लक्षण है, इसके अलावा आपके हिसाब से क्या और लक्षण है, और इससे बचने का जो मुख्य तरीका है वो किस तरह से, क्या मुख्य तरीका इसमें हमें मान सकते हैं? ये वायरस जो डिजीज है कोविड-19, इसको जो नाम दिया गया है कोरोना वायरस डिजीज, क्योंकि ये तो बिल्कुल ऑल ऑफ ए सडन आई, तो इसके बारे में सिम्टम्स तो बहुत वेरिएबल है। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया, तो हर रोज बल्कि नई से नई बात आ जाती थी कि ये सिम्टम भी हो सकता है, ये सिम्टम भी हो सकता है। पर सिम्टम जो भी हो, जैसे जुकाम है, गला खराब है, खांसी है, बुखार है, या इवन है कि आपको खाने की सूंघने की शक्ति कम हो जाती है, या इवन यहाँ तक ये भी आ गया कि टांगों बाहों में दर्द, ये तो बड़े कॉमन सिम्टम्स हैं, किसी भी बीमारी में हो सकते हैं। तो पर इनका इस जो कोविड-19 है, इसके जो लक्षण हैं अभी पूरी तरह डिस्क्राइब्ड नहीं है, तो क्योंकि ये बिल्कुल नई बीमारी है। हाँ, इनसे जो बचने वाली बात है उसके बारे में यही है कि सबसे प्राइम और सबसे जरूरी जो इसका हम बचने के लिए जो आप कर सकते हैं वो यही है कि अपने आप से एक तो सोशल डिस्टेंसिंग जिसको नाम दे दिया गया कि एक अपने आप से सामाजिक दूरी, कि अपने आप से एक दूसरे से दूर रहना है, वो रखना है। और दूसरा ये है कि मास्क पहन के रखना है। मास्क पहनने का मकसद यही है कि जो भी आपको छींक आती है या खांसी आती है, तो उसमें से जो भी वो जो ड्रॉपलेट्स हम कहते हैं इसको ड्रॉपलेट्स, वो ड्रॉपलेट्स जैसे छींक मारते हैं, खांसी करते हैं, तो वो अंदाजा ये है कि 3-4 फुट तक जा सकते होते हैं। तो इसलिए ये है कि भी आपका मास्क जब लगा होएगा और जो सामने वाले के भी मास्क लगा होएगा, तो वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जिसको हम बोलते हैं वो उसको असर नहीं करेगी। और दूसरा ये है कि जो अगर सारा दिन देखो एक दूसरे से मिलना जुलना भी है, जैसे हम डॉक्टर लोग हैं तो हमने पेशेंट्स को भी देखना है, तो बार बार हाथ धोना, ये एक ऐसी वायरस है जिसके बारे में ये बताया गया है कि इसको अगर आप हाथ धो लें साबुन से, कोई भी साबुन हो, ये नहीं है कि मुझे बहुत बड़ी साबुन चाहिए, कोई भी साबुन जो आपके पास उपलब्ध है, अगर उसके साथ आप 20 सेकंड के लिए हैंड वॉश कर लोगे, हाथ धो लोगे, तो वो जो वायरस है मर जाता है। उसको वो इसके 20 सेकंड से ज्यादा इसको सहन नहीं कर सकता। ये जो फैट होता है, ये इसमें फैट होता है, वो उसका धुल जाता है, तो वो साथ के साथ मर जाता है। तो ये सोशल डिस्टेंसिंग और एक ये बार बार हाथ धोना, ये बहुत जरूरी है। ये बचाव के मेजर 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 अपने बचाव के तरीके। जी बिल्कुल, आपने अच्छी जानकारी दी है। लेकिन एक जो रूटीन के अंदर एक चर्चा अभी आती है कि जो मास्क यूज करते हैं उसके संबंध में ये है कि जो मास्क हम यूज करते हैं उसका कितना देर उसका यूज हम कर सकते हैं, क्या डेली उसको चेंज करें या फिर उसको कंटिन्यू हम यूज कर सकते हैं, उसका क्या पैटर्न है? जी शर्मा जी। पैटर्न, आइडियल पैटर्न तो यही है कि हर रोज आप एक मास्क ही यूज करें। उसके बाद ये तो डिस्पोजेबल ही होनी चाहिए, एक मास्क ही यूज करनी चाहिए। परंतु जैसे घरों में लॉकडाउन है, लॉकडाउन एक बहुत बड़ा अच्छा गवर्नमेंट का स्टेप था कि अपने आप को ये इस डिजीज से बचाने का मकसद यही था कि लोग घरों में रहें। तो मास्क जो, और घर में तो ये है कि अपने आप वाली मास्क भी काम चल जाएगी, रुमाल भी काम कर जाएगा, या परना भी काम कर जाएगा, जैसे गले में डालते हैं तो वो आप नाक के ऊपर रख लो, तो ये सारे भी काम कर लेंगे। पर वो जो एक्चुअल सर्जिकल मास्क वगैरह जो हम 3 लेयर मास्क जिसको बोलते हैं वो लेनी है, तो वो असल में दिन में एक दिन यूज करके वो तो डिस्कार्ड ही करनी चाहिए। मेरा हाँ जी सवाल जी। है कि जी भंबू जी से मेरा सवाल है कि
अब ये जो मास्क वाला आपने बताया, लेकिन इसके जो लक्षण कंटिन्यू चेंज हो रहे हैं, तो इसमें खान पान का अगर हम करें तो किस तरह का खान पान ऐसा हो जिससे इसमें किसी भी तरह का कोई बचने का एक प्रयास, विशेष तौर पर जो ग्रामीण एरिया है उसमें किस तरह का इसमें खान पान की हमें करना चाहिए, बाबू जी? खान पान में पूर्या जी, जो सीजन के फ्रूट्स हैं, सीजन की जो सब्जियां हैं, साधारण खाना वही खाएं। इसके लिए कोई विशेष खाना कोई मैं यहाँ रिकमेंड नहीं कर सकता। लेकिन इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए हमारे आयुर्वेद के अंदर 3 मुख्य ग्रंथ हैं, एक चरक संहिता, एक सुश्रुत संहिता और एक अष्टांग संग्रह। इन तीनों ग्रंथों के अंदर जो चिकित्सा स्थान है उसके अंदर सबसे पहले रसायन का वर्णन किया गया है। रसायन इम्यूनिटी बूस्ट के लिए दिया जाता है, और जो पॉपुलर रसायन जो है जिसको सभी लोग जानते हैं वो है च्यवनप्राश। आयुर्वेद के अंदर च्यवनप्राश के अलावा और भी बहुत सारे रसायन हैं, और किस व्यक्ति को और किस कंडीशन में कौन सा रसायन सेवन कराना है ये डॉक्टर के विवेक पे निर्भर करता है। वही डिसाइड करेगा कि इसके लिए कौन सा रसायन ठीक रहेगा। तो इससे बचने का जो सबसे बढ़िया तरीका है, ये जो मॉडर्न साइंस वाले भी मानते हैं, आयुर्वेद वाले भी मानते हैं कि इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, और इम्यूनिटी बूस्ट करना ही एकमात्र इसका उपाय है। तो मेरा ये मानना है कि इम्यूनिटी बूस्ट करने में आयुर्वेद का कोई जवाब नहीं हमारे यहाँ। अच्छा, इसके लिए ये भी नहीं है कि बहुत कॉस्टली मेडिसिन आपको खानी पड़ेगी। हमारे यहाँ लोकल बहुत सारी मेडिसिन अवेलेबल हैं, जैसे गिलोय है। गिलोय बहुत बढ़िया इम्यूनिटी बूस्टर है और ये यहाँ काफी मात्रा में पाई जाती है। गिलोय के अलावा हमारे जो रसोई के अंदर जो चीजें हैं, जैसे धनिया है, हल्दी है, आपका सौंठ है, काली मिर्च है, तो ये सारे आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेंगे। आयुष विभाग ने एक जो काढ़ा रेकमेंड किया है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। इस काढ़े के अंदर तुलसी के पत्ते 30 ग्राम, और ये तुलसी के पत्ते हरे नहीं होने चाहिए, इनको तोड़ करके छाया में सुखा ले, और ये सूखे हुए छाया शुष्क जो पत्ते हैं वो 30 ग्राम लें, सौंफ 30 ग्राम लें, और दालचीनी 20 ग्राम और काली मिर्च 20 ग्राम। इनको लेकर के आप इनका पाउडर बना लें, और फिर 4 कप पानी, उसके अंदर 1 चुटकी ये पाउडर डाल दें और इसको उबालें। जब चौथाई शेष रह जाए, यानी 1 कप शेष रह जाए, तो उसको सुबह शाम इसका यूज करना चाहिए। अभी एक रिपोर्ट मेरे पास आई है कि कई जो आइसोलेशन सेंटर्स हैं पूरे इंडिया के अंदर, वहां 6000 लोगों को ये इम्यूनिटी बूस्टर दिया गया था, और ऐसी रिपोर्ट आई है कि 6000 लोगों में से 5989 लोग तीसरे दिन नेगेटिव हो गए। तो ये जो इम्यूनिटी जो बूस्ट वाला जो है काढ़ा आयुर्वेद का, ये बहुत ही इफेक्टिव है, और कई जगह भी इसके, हालांकि अभी इसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ है, लेकिन कई जगह इसके बहुत सारे अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, तो इसको डॉक्यूमेंटेशन करने की जरूरत है। और वैसे भी ये निर्विवाद है कि ये इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो मैं तो सभी से यही रेकमेंड करूंगा कि ये जो आयुष काढ़ा है इसको आप लगातार सेवन करें, और सीजन की जो फ्रूट्स है, सीजन की जो सब्जियां हैं, साधारण खाना खाओ। इसके लिए कोई विशेष चीज खाने की आवश्यकता नहीं है। बाकी रेगुलर एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो, ये सारी चीजें हैं इसके अंदर हेल्पफुल होंगी। हाँ जी जी शर्मा जी, आपसे सवाल है कि किस तरह से ये जो एक देखने को आ रहा है कि जैसे उम्र दराज जो लोग हैं उनमें ज्यादा ये बताया जा रहा था कि ज्यादा इसमें संक्रमण जो है वो फैलने का डर रहता है, लेकिन अब कुछ दिनों में हम देख रहे हैं, जैसे भी हाल ही के अंदर जो एक दिल्ली पुलिस का जवान था, हरियाणा से था, उसको हुआ था और उसकी डेथ हो गई है। तो इस टाइप से युवा भी इसकी चपेट में काफी आ रहे हैं। तो वो जो पहले जो ये बात बताई जा रही थी कि छोटे बच्चों को और जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनको ज्यादा बचने की जरूरत है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है?
वैसे तो कोई भी इस बीमारी से इम्यून कोई नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि उसके इर्द गिर्द कोई ऐसा बना हुआ है कि भाई वो उसको बीमारी ये नहीं लगेगी, ऐसा कुछ नहीं है। वो बच्चों का और बुजुर्गों का इसलिए ही कहा गया क्योंकि ये जो अभी डॉक्टर साहब इम्यूनिटी की बात कर रहे थे, कि बच्चों में भी अभी इम्यूनिटी डेवलप हो रही होती है, क्योंकि बच्चे तो अभी ग्रो कर रहे हैं, तो जैसे ही वो ग्रोइंग एज में है तो उनकी इम्यूनिटी भी अभी ग्रो करनी है, तो इट मीन्स कि भी उनकी अभी इम्यूनिटी पूरी डेवलप नहीं हुई है, कम है। इसी तरह बुजुर्ग अपनी लाइफ जी चुके होते हैं, उनकी इम्यूनिटी का जो ग्राफ है वो डाउनवर्ड जा रहा होता है। तो क्योंकि इम्यूनिटी का बहुत जबरदस्त रोल है इस बीमारी के खिलाफ लड़ने का, तो इसलिए बच्चों को और बुजुर्गों को इसलिए एक अलग कैटेगरी में रखा गया कि इनका विशेष ध्यान रखना, इनके बचाव का खास ख्याल रखना, इसीलिए कि क्योंकि इम्यूनिटी कम है। अदरवाइज जो जैसे आपने कहा कि अडल्ट हैं उनको भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, क्यों किसी भी अडल्ट की भी इम्यूनिटी डाउन हो सकती है, उसके वेरियस कारण हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। शुगर के मरीज हैं, हाइपरटेंशन के मरीज हैं, कैंसर हैं, किसी को भी, तो उनके जिनकी इम्यूनिटी किसी कारण से डाउन है तो वो इसकी गिरफ्त में आ सकते हैं। इवन अदरवाइज भी ये तो एक लड़ाई होती है, जो ताकतवर है वो दूसरे के ऊपर हावी हो जाएगा। तो अगर वो बीमारी हावी है और आदमी कमजोर है तो वो उसके ऊपर हावी हो जाएगी। तो ये इम्यूनिटी का रोल तो ये है, और बच्चों का और बुजुर्गों का रोल इसलिए उनको अलग कैटेगरी में रखा गया कि उनकी इम्यूनिटी लो होगी। जी बिल्कुल। तो एक मैं दोबारा से अपील करना चाहूंगा हमारे जितने भी दर्शक अभी देख रहे हैं, तो कोई भी सवाल हो इस संबंध में, कोरोना के लक्षण के संबंध में हो, चाहे उसके बचाव के संबंध में हो, किसी भी तरह का सवाल है, तो हमारे जो दोनों विशेषज्ञ फिलहाल जुड़े हुए हैं, डॉक्टर डीसी भांबू जी और डॉक्टर एसपी शर्मा जी, इनसे वो सवाल यहाँ कमेंट बॉक्स में आप मैसेज डालना और उसका जवाब आपको दोनों डॉक्टर जो विशेषज्ञ हैं वो आपको जरूर देंगे। तो मैं दोबारा से ये भी अपील करना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा आप इस वीडियो को, इस जो लाइव डिबेट है, इसको शेयर करें ताकि इसका फायदा और लोगों को भी हो सके। तो बाबू जी, आपसे मैं फिर एक सवाल यही है कि इस तरह से अब ये हालात ये हो रहे हैं कि लॉकडाउन के अंदर कुछ छूट दी गई है, तो ऐसे में जो भीड़ भाड़ की जगह पे जाने का एक उसमें यूं लग रहा है कि लोग ज्यादा जा रहे हैं, तो उस टाइम किस तरह की एहतियात बरतने की ज्यादा आवश्यकता हमें इस जो भीड़ भाड़ वाली जगह में जाते हैं तब होती है? देखिए, लॉकडाउन में जो ढील दी गई है उसका उसकी जो वजह है वो मेडिकल नहीं है, क्योंकि ये जो वायरस है अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी इसकी जो अभी आगे और बढ़ेगा, इसका खतरा, इसलिए ढील दी गई है कि इसके कई और आर्थिक कारण हैं। तो जब ये ढील दी गई है तो लोगों को ये नहीं समझ लेना चाहिए कि अब इसका खतरा कम हो गया है इसलिए सरकार ने ढील दी है। अगर आपको बहुत ही जरूरी है बाहर निकलना तो ही बाहर निकले। और जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात चल रही है, जो फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात है, उसमें हमारे यहाँ कहा जाता है कि 1 मीटर। ये जो डिस्टेंस है ये भी अलग अलग देशों में अलग अलग मानी गई है। किसी के अंदर ये 1.5 मीटर भी कहा गया है, यूके के अंदर 2 मीटर को सेफ माना गया है। तो ये जो वैज्ञानिक है वो ये कहते हैं कि जितना आप दूर रहोगे उतना ही बेटर। अगर आप 1 मीटर दूर हैं तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि आप बिल्कुल सेफ हो गए। एक बात ये भी महत्व रखती है कि आप कितनी दूर हैं और कितने समय तक हैं वहां, आप कितने समय तक वहां रहे। अगर आप 1 मीटर की दूरी पर आप 10 सेकंड रहे हो और थोड़ी दूरी के ऊपर अगर आप थोड़े टाइम रहे हो तो जो खतरा है, रिस्क है, वो उतना ही है। तो इसलिए कोशिश ये की जानी चाहिए कि जितनी दूरी आप बना करके रखें, 1 मीटर का कोई फार्मूला नहीं है, जितना दूर उतना बढ़िया। तो ये जो 4 मुख्य प्रिवेंटिव मेजर्स जो बताए जा रहे हैं, फेस मास्क है, हैंड वॉशिंग है, आपका सोशल डिस्टेंसिंग है, और एक डिसइंफेक्शन, अपनी जगह को डिसइंफेक्ट करके अच्छी तरह से रखें। तो इसकी जानकारी मैंने ये देखा है कि लगभग सभी लोगों को है। आजकल इंटरनेट का जमाना है, सब लोग इससे अवेयर हैं, लेकिन समस्या आपकी है इम्प्लीमेंटेशन।
दूध में क्या गुण है, दूध हमें पीना चाहिए, इतना जान लेने से दूध के गुण हमारे अंदर नहीं आ जाएंगे, इसके लिए दूध को पीना पड़ेगा। तो ये जो मेजर्स बताए गए हैं कि ये बचाव के तरीके हो सकते हैं, तो उनको अपने जीवन में लागू करना चाहिए और प्रॉपर तरीके से। जैसे फेस मास्क को कैसे यूज करना है, अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि भी ज्यादातर हम यहाँ गांव के अंदर देख रहे हैं कि एक छापा है, वो 10 दिन से उसी को लपेटे रहते हैं। तो अगर इस तरह की अगर फेस मास्क आप कर रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है। लोगों को समझाया जाए कि फेस मास्क का तरीका क्या हो, सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब क्या है, और जो हैंड वॉशिंग का प्रॉपर तरीका क्या है, कब हैंड वॉशिंग करनी चाहिए और कितने टाइम तक करना चाहिए, ये WHO की साइट पर भी है। और जिनको जानकारी नहीं है, जो वॉलंटियर्स हैं, जो हेल्थ वर्कर हैं, वो जाकर के लोगों को बताएं कि किस तरह से हाथ धोने हैं। यहाँ एक बात मैं और बताना चाहूंगा कि हमारे जो हाथ हैं वो 2 नहीं है बल्कि 3 है। अगर हमने अपना तीसरा हाथ नहीं धोया तो हमारा जो हैंड वॉशिंग है वो इनकम्प्लीट है, अधूरा है, उसका कोई फायदा नहीं। और ये जो तीसरा हमारा हाथ है वो है हमारा सेल फोन। हम सेल फोन को हमेशा अपने साथ रखते हैं और हमने हाथों को तो धो लिया, लेकिन वापस अगर उसी सेल फोन को हमने टच किया तो दोबारा से हमारे हाथ इन्फेक्टेड हो जाएंगे, तो फिर हाथ धोने का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो इसलिए मेरी तो ये सलाह है कि एक तो मोबाइल फोन को अपने साथ कम से कम रखें, अगर रखना बहुत जरूरी है तो आप इस बात का ध्यान रखें कि बार बार इसको डिकंटामिनेट करते रहे, डिसइंफेक्ट इसको करते रहे, नहीं तो फिर जो हमारा हैंड वॉशिंग का जो है वो अधूरा है। हाँ जी, बोलिए। बाबू जी आपने ये जानकारी दी। और शर्मा जी एक बात और भी है, अभी जैसे बाबू जी ने जिक्र किया कि मोबाइल फोन को कम से कम यूज करना है, तो ऐसे में अब जैसे दुकानें खुली है तो जो दुकानदार हैं, तो अब जो पैसे का जो लेन देन है वो कैश में होता है अमूमन जो दुकानदार है। तो अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, अगर कोई उसकी दुकान पे आता है, पता लगता नहीं है, तो वो अगर पैसे का लेन देन करता है तो क्या उससे भी इन्फेक्शन होने का ये खतरा ज्यादा रहता है? देखो डर तो है, क्योंकि इसमें भी वेरियस स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, थोड़े अलग अलग विचार हैं। पर वही बात है कि जैसे मोबाइल के साथ अगर वायरस चिप सकती है तो वैसे ही करेंसी के साथ भी चिप सकती है। तो ये बल्कि अलग अलग टाइमिंग दिए गए हैं कि अखबार पे इतनी देर तक जिंदा रह सकती है, स्टील के बर्तन पे इतनी देर रह सकती है, शीशे के ऊपर इतनी देर तक कुछ घंटे तक रह सकती है। तो वायरस तो कहीं भी जो उसका ड्रॉपलेट जहां पे हो गया तो वो वहां पे अगर वो दूसरे आदमी के कांटेक्ट में आ गया, किसी तरीके से हुआ, तो वो तो इन्फेक्ट तो कर ही सकता। तो ये करेंसी का भी देखो, पर ये क्योंकि प्रैक्टिकली देखो हैंडल करना ही पड़ता है सारा कुछ, तो जितना बचाव हो सके उतना कर रहे हैं। जिससे इनएविटेबल है, जिससे नहीं बचा जा सकता वो अलग बात है। पर ये करेंसी वाली बात भी मैं तो इसके साथ हूँ कि करेंसी के साथ भी उतना ही डर है। जी बिल्कुल, ये एक नई बात अलग से जो रूटीन के अंदर जो विशेषज्ञ हैं उनका बात अलग होती है, लेकिन इस तरह से आम जन को इस चीज का पता नहीं है कि एक तो करेंसी वाली जो बात बताई है, दूसरा मोबाइल का यूज जो है वो कम से कम है, और तीसरा जो भीड़ भाड़ के अंदर बचने का ये चलो रूटीन के अंदर एक जागरूकता के हिसाब से स्वास्थ्य विभाग की बात हो या जिला प्रशासन की बात हो, वो भी एक हिसाब से जागरूक करते हैं। लेकिन ये जो दो बातें हैं वो बड़ी नई है और इस पे इम्प्लीमेंट जरूर दर्शकों को करना चाहिए, और ये जो बातें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा और क्या क्या हिदायतें हैं एहतियात के तौर पर? एसपी शर्मा जी बताइए, आप किस तरह से और बचने का क्या क्या तरीका है रूटीन के अंदर? रूटीन में यही है कि देखो अपने सबको लाइफस्टाइल तो बदलना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने आपको रिहर्सल दे दिया लॉकडाउन करके। लॉकडाउन के 2 ही मकसद थे। एक तो ये था कि इसका पता नहीं है कितने बल्क में ये बीमारी आएगी, तो उसके लिए प्रेपरेशन करनी थी। तो गवर्नमेंट को ये टाइम मिल गया कि उसने इस बीमारी को कि अगर बहुत ज्यादा संख्या में पेशेंट्स आते हैं तो उसके लिए उन्होंने सारी अपनी जो फोर्स है, मेडिकल फोर्स है, बेड्स हैं, तो वो सारे उन्होंने तैयार कर लिए। मेरे ख्याल में मोर देन 1 लाख
1 लाख से ऊपर तक उन्होंने बेड तैयार कर लिए। तो एक लॉकडाउन का तो मकसद ये था। तो दूसरा ये था लॉकडाउन का मकसद कि लोगों को एक तरह का रिहर्सल दे दिया कि आपको अपना लाइफस्टाइल बदलना पड़ेगा, आपको भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से बचना पड़ेगा। शादियां हो रही है, अब देखो हो ही रही हैं, देखा लॉकडाउन के दौरान भी देखा हमने कि शादियां हो रही हैं तो लोगों को 5 या 7 लोगों को जाने की इजाजत मिली। तो ये आहिस्ता आहिस्ता अपने को अपनानी पड़ेंगी। भीड़ में जाना का जैसे अब ये है कि लोग सिनेमा देखने जाते हैं और कोई पार्टियां करते हैं, किट्टीज पार्टीज होती हैं, मीटिंग्स होती हैं। हमारे डॉक्टर्स की ये IMA की मीटिंग्स है, तो अभी तक हमने कोई मीटिंग नहीं करी। तो ये थोड़ा सा बदलना पड़ेगा इंसान को कि अपनी भीड़, सबसे बढ़िया तो ये ही है रिहर्सल जो हो गया कि भीड़ भाड़ वाले इलाके से जाने से बचना पड़ेगा अपने। जैसे हम देख रहे हैं तो ये तो कोताही हो रही है, जैसे ये शराब की दुकानों पे इतनी इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी और उसमें कोई सोशल डिस्टेंस का ध्यान ही नहीं रखा गया, तो बल्कि धज्जियां ही उड़ गई सोशल डिस्टेंस की। तो ये लोगों को भी ध्यान रखना पड़ेगा। सारे काम सरकार तो नहीं कर सकती, लोगों की कोऑपरेशन भी जरूरी है। अरे बाबू जी, एक ये भी है कि एक भ्रांति है या क्या है इसके अंदर, ये आप बताने का प्रयास करें कि लोग कहते हैं कि जो शराब है उससे जो है जो संक्रमण है वो खत्म हो जाता है, ऐसा एक दुष्प्रचार है या क्या है, इसमें कितनी सच्चाई मानते हैं? और क्या एक्चुअल में ये जो इस तरह का अगर भ्रांति है तो इसको मतलब किस हिसाब से आप क्लियर करना चाहोगे आप? देखिए, शराब का इसमें कोई रोल नहीं है। लोगों ने असल में ये जो थ्योरी है वो लोग कहाँ से लेके आए हैं। जब उनको ये कहा कि आप एल्कोहल बेस्ड जो हैंड वॉश है उसको यूज करें, तो उन्होंने सोचा कि जब एल्कोहल के संपर्क में वायरस आता है तो वो मर जाता है, तो वैसे ही अगर हमारी बॉडी के अंदर भी वायरस चला गया तो हम जैसे शराब पिएंगे तो वो खत्म हो जाएगा। पहली बात ये है कि ये जो वायरस है ये रेस्पिरेटरी वायरस है। रेस्पिरेटरी वायरस का मतलब है कि ये हमारे फेफड़ों को संक्रमित करती है। शराब जो है हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर जाती है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि वो इतनी स्ट्रोंग नहीं होती कि वो वायरस को मार सके। 70% बेस्ड जो एल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर यूज करने की बात चल रही है, तो ये जो शराब का सेवन है इससे इम्यूनिटी कमजोर होती है, और जो लोग शराब पीते हैं उनको कोविड-19 से ज्यादा खतरा है। और गांव के अंदर एक विशेष रूप से और बताना चाहूंगा कि हुक्का का प्रचलन है, बैठ करके, और आदमी अकेला हुक्का नहीं पीता, वो ग्रुप के अंदर। अभी मैंने गांव के अंदर देखा है कि लोग जो है वो ग्रुप के अंदर इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन एक दूसरे के घर आते जाते रहते और बैठ करके वो हुक्का पीते। तो ये जो हुक्का है ये भी इसको फैलाने में एक बहुत बड़ा योगदान दे रहा है। तो मैं जो करेंसी है और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, और जो सेलफोन है, इसके साथ गांव में ये हुक्का भी मैं ऐड करना चाहूंगा। ये भी एक वाहक है, और आप ये कह सकते हैं कि ये जो 3 जो चीज है ये कोरोना वायरस का ट्रोजन हॉर्स है, जिस पर बैठ करके वो संक्रमण फैलाते रहते हैं। एक मैंने अखबार में कई आर्टिकल पढ़ा था, वैज्ञानिक लोग ये कहते हैं कि जो ये मोबाइल है ये तो 5 स्टार होटल जैसा काम करता है वायरस के लिए। जैसे आदमी के लिए 5 स्टार होटल में सारी सुविधाएं होती है, आराम से वहां जीवन यापन कर सकता है, इसी तरह का जो सेलफोन है उसके अंदर वायरस के लिए कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर मिलता है, वहां आराम से सर्वाइव करता है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, और मैं उसका भी इसके अंदर ऐड करना चाहूंगा। जी बिल्कुल शर्मा जी, आप कितने सहमत हैं बाबू जी जो ये नई बात बताई है जो हुक्के वाली है, चाहे शराब वाले, चलो ठीक है, कुछ डॉक्टर से ऑलरेडी हम सुन चुके हैं और इन्होंने पूरा विस्तार से बताया है बाबू जी ने, तो आप कितने सहमत हैं इनसे? शराब वाली बात तो 100% सही है कि शराब का तो ये तो वाकई भ्रांति है। लोगों के मन में ये बैठ गई बात कि ये जैसे अगर हैंड वॉश करने से मरती है तो वो अगर पिएंगे तो वो जो अपने शरीर के अंदर मर जाएगी, पर वो तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में ही गई। और ये जैसे बताया कि ये हमारे फेफड़ों पे असर करती है, तो अल्कोहल का इसके बचने में कोई रोल नहीं है, ये बिल्कुल आउट बात है।
दूसरा हुक्के वाली बात बिल्कुल बहुत अच्छी है, ये प्रैक्टिकल बात है, क्योंकि गाँव में अभी भी बहुत कॉमन है एक जगह पे इकट्ठे बैठ के बुजुर्ग लोग हैं जो हुक्का पीते हैं, तो वो तो पक्की बात है कि वो तो आप तो मास्क यहाँ तक लगा रहे हैं कि कोई ड्रॉपलेट भी वहां तक ना जाए, और वो तो हुक्के की तो बिल्कुल वो पाइप है जो वो मुंह में डालेंगे, तो पहले एक ने डाली दूसरे ने डाली तो वो तो डायरेक्ट कांटेक्ट हो गया। तो ये तो इससे तो बहुत जरूरी है बचना, और एजुकेट करना, गाँव वाले लोगों को एजुकेट करना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं कि आज जो ये पिछले आधा घंटा के अंदर जो जो जानकारियां नहीं मिली है वो हमारे दर्शक जो है वो बिल्कुल इससे जागरूक हुए हैं, और वो अपने आसपास के जो लोग हैं उनको भी जागरूक करेंगे। तो आप दोनों अतिथि हमारे साथ जुड़े, आपका मैं बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारे दर्शकों को इस तरह से जानकारी दी। जी पूर्या जी, लास्ट में मैं एक बात और कहना चाहूंगा। जी सर। हमारे यहाँ एक कहावत है बागड़ी में कि दोगले में 260 के 300 के खाद, यानी अगर आपकी इम्यूनिटी कमजोर है, अगर आप कमजोर है तो ये कोविड-19 ही नहीं और बाकी सारी बीमारियां हैं वो भी आपकी दुश्मन है। ट्यूबरकुलोसिस है, इससे भी साल में 15 लाख लोग मर रहे। अब जो स्वस्थ लोग हैं उनके अंदर भी वो बैक्टीरिया है, लेकिन वो नुकसान नहीं पहुंचाता क्योंकि उसकी वो स्वस्थ है, इम्यून पावर उसका ठीक है। तो इसलिए मेरा जो आखिरी संदेश है वो यही है कि आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करें, अच्छा खान पान रखें, ताजा फल फ्रूट्स खाएं सीजन के, एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें और नशे से दूर रहें। धन्यवाद। बिल्कुल, ये इतनी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बंबू जी और शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत आभार, आप हमारे साथ लाइव जुड़ के हमारे दर्शकों को ये इतनी बेशकीमती जानकारियां दी। थैंक यू। तो अब हमारे जो दर्शक हैं उनसे हम अपील करते हैं कि इन जो दोनों डॉक्टर हैं इन्होंने जो जानकारी दी है इसको आप अपने जीवन में बिल्कुल इसका इम्प्लीमेंट करेंगे, और आप अपने और अपने परिवार का विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे, और कोरोना से बचने के लिए अपने स्तर पर हर संभव प्रयास जितना हो सकता है वो करेंगे। और हम अपनी न्यूज के माध्यम से भी अपील करते हैं कि भीड़ भाड़ वाली जगह पर बहुत ही कम जाएं, अगर ना जाएं तो बेहतर रहेगा, अगर जाना भी पड़े तो बहुत कम आप वहां पर जाएं। और जो विशेष तौर पर जो हिदायतें जो हमारे जो दोनों अतिथियों ने अभी दी थी उनका जरूर पालन करें। तो उम्मीद करते हैं कि हमारे इस पूरे पिछले आधे घंटे का जो प्रोग्राम का आपको पूरा अच्छे से जानकारी और अच्छी नॉलेज आपको मिली होगी। तो अगर आपको हमारा ये पूरा प्रोग्राम बढ़िया लगा है तो इसको शेयर जरूर कर दें ताकि और लोग भी इससे जागरूक हो सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।